Welcome to Literature's Eye, and this is your host Fazia Walid. And today's video, I'll discuss with you another poet, John Keats, and on his Ode to Autumn. Before discussing and before starting the line to line text, we should know the meaning of ode. What is the meaning of ode? Ode क्या है? Ode actually is a Greek word. Originally, ode was a choric song sung by chorus of classical Greece. यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है. कदीम यूनान में कोरस में गाए जाने वाले गाने को ओड कहा जाता था और इसके साथ अक्सर डांस या रक्स जिसको कहते हैं त्योहारों में ड्रामों में भी होता था. जैसे फॉर एग्जांपल टुडेज जो ड्रामाज हैं तो उसमें क्या है, इंटरवल आता है या उसमें एडवर्टाइजमेंट आती है ड्यूरिंग ड्रामा. तो इसमें क्या था कि जब ये कदीम ज़माने में तो ये टेक्नोलॉजी जो है ऑफ कोर्स इंट्रोड्यूस नहीं करवाई गई थी और ना थी, तो उस पे क्या था कि ऑन द स्टेज लाइव ड्रामास जब प्ले किए जाते थे, ये जो फेस्टिवल होते थे, तो ये कोरक एक ग्रुप होता था 8-10 बंदों पर मुश्तमिल. तो उसमें क्या करते थे ये कि ऑन द स्टेज ड्यूरिंग ड्रामा ब्रेक देने के लिए या रिलीफ देने के लिए या करेक्टर्स को उसके नेक्स्ट सीन को प्रिपेयर करने के लिए टाइम ये दिया जाता था, टाइम मिल जाता था. और ये कोरिक जो है ग्रुप क्या करते थे, ये 8-10 बंदों पे मुश्तमिल होता था. ये उस ड्रामे का जो प्रीवियस सीन गुजरा है उसको भी थोड़ा सा बताते थे गा गा के, रक्स कर करके, और दूसरा आने वाले जो नेक्स्ट जो सीन है उसको भी थोड़ा समराइज कर देते थे या बता देते थे कि ये अभी नेक्स्ट जो करेक्टर गया उसका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियंस उसमें क्या चल रहा था, या अभी जो सीन होगा उसमें क्या जैसे एडिपस रेक्स ड्रामा में बताया जाता है, कोरस आता है, वो आके बताते हैं, राइट जो है स्टेज से निकलते हैं और उधर से आके बताते हैं कि अभी जो है जो किंग है वो क्या सोच रहा है, या उसको जो अपोलो ने प्रोफेसी दी है उसके क्या उस प्रेडिक्शन का असर होने वाला है. तो ये थोड़ा सा उस चीज़ को ना बता देते थे, ऑडियंस को पता लग जाता था, समझ में आ जाती थी, लाइव ये चीज़ होती थी. ठीक है, तो आज बिफोर स्टार्टिंग द टेक्स्ट ऑफ ओड टू ऑटम वी शुड नो द little biography about our poet John Keats. So let's have a look on. जॉन कीट्स जो हैं ये रोमांटिक एज के पोइट हैं, और जॉन कीट्स जो हैं इनकी जो बर्थ है 1795 में लंदन में हुई, और ही वाज वन ऑफ द मेन फिगर ऑफ द सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट. ये सेकंड जनरेशन से इनका रोमांटिक एज से ये जो है इनका ताल्लुक है. जो फर्स्ट जनरेशन है वो तो विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरेज की है, और विलियम ब्लेक की भी. तो ये सेकंड जनरेशन से इनका ताल्लुक है. और इन्होंने अपने वक्त में 1819 में जो ओड्स लिखी, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ओड ऑन अ ग्रेसियन, ओड ऑन अ इंडोलेंस, ये ओड ऑन अ मेलनकली, ये इनकी बड़ी फेमस हुई. वैसे तो इनकी जो ज़िंदगी है वो इतनी खुशगवार नहीं गुजरी. ही वॉज जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड जब इनकी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इनकी डेथ भी हो गई, और इनका बचपन भी कोई इतना खुशगवार नहीं गुजरा. इनके फादर की 1804 में डेथ हो गई. उसके 2 माह बाद इनकी जो मदर हैं उन्होंने री मैरिज अगेन, एंड इन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो है रहना शुरू कर दिया. उसके बाद जब इनकी मदर अचानक से 1810 में वापस आई तो शी वाज नॉट फीलिंग वेल दैट टाइम बिकॉज शी गॉट ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़. उस ज़माने में इसका कोई इलाज भी नहीं था, तो वो भी कुछ अर्सा के बाद उनकी भी डेथ हो गई. फिर इनके एक ब्रदर की भी इसी बीमारी की वजह से, ये बीमारी ट्यूबरक्लोसिस इनकी फैमिली डिसीज़ बन गई. तो इनके जो दोस्त हैं ली हैंट हैं, जिन्होंने इनकी ओ सॉलिट्यूड फर्स्ट जो है पोएम अपने मैगजीन द एग्जामिनर में पब्लिश करवाई थी, और जो बड़ी फेमस हुई. और 1818 में इन्होंने एक एंडीमियन एक पोइम लिखी थी, लेकिन वो
काफ़ी उसके ऊपर क्रिटिसाइज चला, और इनको ये बताते हैं कि इनके बायोग्राफर जो बताते हैं कि इनकी बीमारी ने इनको इतना तंग नहीं किया था जितना इनके ऊपर इनके कॉन्टेम्प्रेरी के उस वक्त के जो इनके कॉन्टेम्प्रेरीज हैं, जितना उन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया, और ये उस वजह से इनको तकलीफ हुई और तंग हुए। ये फैनी ब्राउनी जो है ये इनके साथ ये ही फॉल इन लव विद फैनी ब्राउनी, लेकिन इन्होंने अपनी फिनेंशियल प्रॉब्लम और अपनी डिसीज़ की वजह से खुद ही उसको रिफ्यूज़ कर दिया था। ठीक है। इनकी बीमारी का, इनका बैकग्राउंड का, ऑफ कोर्स पोइट के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उन उसकी पोइट्री पे भी उसका जो है इफेक्ट होता है। इन्होंने खूबसूरती की तारीफ की है, नेचर को बहुत एडमायर करते हैं जो सब रोमांटिक पोइट, और इनकी पोइट्री में आप ओ टू ऑटम में आज देखेंगे कि ये ऑटम को इस तरह एड्रेस करेंगे, इसको ऑटम को एड्रेस करेंगे और उसमें डिस्क्रिप्शन देंगे कि ये ऑटम जो है ये कितना ब्लेसफुल जो है सीज़न है। सो लेट्स स्टार्ट। Season of mist and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun। जी, सीजन ऑफ मिस्ट धुंध का सीजन है, एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, मेलो पक जाने का, फ्रूटफुलनेस और फलों के तैयार हो जाने का। यानी कि ये ऑटम के बारे में बता रहे हैं कि ये मौसम जो है ये धुंध का और फूलों और फलों के पक जाने का, तैयार हो जाने का सीजन है। क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मच्योरिंग सन, और क्लोज बोजम फ्रेंड यानी कि बहुत गहरे दोस्ती है ये इस ऑटम सीजन की, और किसके साथ, ऑफ द मच्योरिंग सन के साथ, यानी सन के साथ। मच्योरिंग का वर्ड आया, मेच्योर का मतलब वैसे तो इंटेलेक्चुअल होता है, लेकिन यहाँ पे मेच्योर क्या है कि जब सन बिल्कुल ग्रो करके अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकता है, तो वो उसकी आबोताब के साथ उसका चमकना और ये जो है ऑटम, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, फलों को पका देते हैं, तैयार कर देते हैं, रेडी राइपन कर देते हैं, रेडी टू ईट। कॉन्स्पायरिंग विद, कॉन्स्पायरिंग यानी कि ये यहाँ पे साजिश, कॉन्स्पायरी का मतलब तो साजिश है, लेकिन यहाँ पे आएगा कि ये स्कीम बना रहे हैं दोनों दोस्त मिलके, autumn or sun, with him how to load and bless with fruit the vines that round the hatch eaves run। अच्छा, इन दोनों लाइनों का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में मिलके ऑटम और सन जो है ना, ये कॉन्स्पायरी कर रहे हैं या स्कीम बना रहे हैं कि किस तरह ये जो तिरछी छतें हैं जो कि बेलों से लदी हुई हैं, इनको कैसे इनकी बेलों के ऊपर इनको फलदार बना दिया जाए। टू बेंड विद एप्पल्स द मूज्ड कॉटेज ट्री एंड फिल ऑल फ्रूट्स विद राइपनेस टू द कोर। टू बेंड, इनको इतना, इनको फलों को ये जिनको कई लग गई, ये जब कॉटेज ट्री जो हैं लगे होते हैं उनके ऊपर ऑफ कोर्स उनके बेलों में काई भी लग जाती है। वो कह रहा है कि यहाँ पे कि ये दोनों ये प्रोग्राम बना रहे हैं, स्कीम चला रहे हैं कि किस तरह हम दोनों मिलकर इन फ्रूट्स को, एप्पल को, ये वाइन को, बेलों को एप्पल से लद दें कि ये उन फलों के वजन से बेंड हो जाएं, झुक जाएं। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपेंस टू द कोर, और फिल कर दें, भर दें सारे फ्रूट, सारे फलों को इतना भर दें, इतना रिपनेस कर दें, इतना राइप कर दें, टू द कोर, कोर का मतलब है डेप्थ तक, उनके अंदर तक, के अंदर तक वो उनकी गिरियां जो है, उनका गूदा भी जो है ना वो पक जाए। टू स्वेल द गोर्ड, टू स्वेल का मतलब है फुला देना, द गोर्ड का मतलब है ये कद्दू को, एंड प्लम्प, और फुला दें किसको, पका दें, द हैजल शेल, जिस तरह अखरोट नहीं होता इसी तरह की किस्म का ये एक ड्राई फ्रूट या फल होता है। तो वो कहते हैं इसका कद्दू को भी इतना भर दें और हैजल शेल को भी इतना फुला दें, पका दें, विद द स्वीट कर्नल, कर्नल का मतलब भी यही है कि उसकी अंदर तक मिठास भर जाए, गिरी उसकी पक जाए। टू सेट बडिंग मोर, और उनका अंदर वो तैयार हो जाए, किसके लिए, खाने के लिए तैयार हो जाए, मीठा इतना कर दें। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, एंड स्टिल मोर, इतने ज़्यादा लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, इतना इन फलों फूलों को तैयार कर दें, फूलों को भी, फ्लावर्स को भी, लेटर फ्लावर्स को यानी कि फलों के बाद फ्लावर्स को भी इतना रसदार बना दें कि उनके ऊपर बीज यानी ये शहद की मक्खियाँ खिंची चली आएँ उनकी तरफ, बैठे उनके ऊपर, और रस उनका जो है
सक करें। अनटिल दे थिंक, यहाँ तक कि दे यानी कि वो बीज की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि दे थिंक, ये बीज जो हैं ये सोचें कि वार्म डेज, ये जो गर्मी के दिन हैं, ये ब्लेसफुल जो दिन है, विल नेवर सीज। सीज का मतलब है रुकेंगे नहीं, स्टॉप यानी कभी नहीं जाएगा ये जो अच्छा वक्त है। ऑटम के बारे में ये बीज भी सोचने पे मजबूर हो जाएं। फॉर समर हैज ओवर ब्रीम्ड देयर क्लैमी सेल्स, कि समर जो है गर्मी का ये जो मौसम है, ओवर ब्रीम्ड, ओवर ब्रीम्ड का मतलब है, ब्रीम का मतलब भर दे, देयर क्लैमी सेल्स यानी उनके छतों को, शहद की मक्खियों के छतों को क्लैमी कर दे, इतना इतना भर दे, इतना भर दे कि उनका शहद जो है ना वो रिस रिस के बाहर आए, क्लैमी हो जाए, स्टिकी हो जाए, कि इतना वो उनका जो है रस भर जाए। तो नेक्स्ट इट दिस autumn it has actually 3 stanzas. तो each stanza it has 11 almost line. तो let's start now. The second stanza it's about, ये जो ओ टू ऑटम है ना, ये जो सॉन्ग होता है ये ज़रा लंबा इसमें इसको किया जाता है, और इसमें ये जो है किसी ऑब्जेक्ट की या किसी भी पर्सन की जो है ना उसको एडमायर किया जाता है। जैसे भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तारीफ कर रहा है ओ टू ऑटम की, यानी कि खज़ां की। तो इसमें अब इसको देख लेते हैं ऑटो ऑटम के सेकंड स्टेंजा को। वी हैड नॉट सीन दी, यहाँ पे पर्सोनीफाई करेगा ये स्टेंजा नंबर 2 में। जब आप आएंगे तो देखेंगे कि ये फर्स्ट स्टेंजा से बिल्कुल जो है मुख्तलिफ है, इसका ऑटो ऑटम का सेकंड जो स्टेंजा है। इस सेकंड स्टेंजा में द पोएट एक्चुअली पर्सोनिफाइड द ऑटम एज अ स्पिरिट ऑफ गॉडेस। ये इधर यहाँ पे पर्सोनिफाई करेगा, हम इसको पढ़ेंगे ऐसे लगेगा ये ऑटम के बारे में नहीं, हम किसी औरत के बारे में जो है ना इसको पढ़ रहे हैं। जैसे वो गंदम के खेतों में आपको इसको दिखाएगा कि वो हार्वेस्टिंग भी कर रही है, वो ग्लीनरिंग भी कर रही है, वो साइडर प्रेसर के पास भी खड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटम को पर्सोनिफाई किया गया है मुख्तलिफ यानी 4 मुख्तलिफ करेक्टर्स में, ठीक है। तो चलें उसको अब देखते हैं। वी हैथ नॉट सीन दी आफ्टर अमिड द स्टोर। वो कहता है हु हैथ, हैथ का मतलब है हैड, पुरानी इंग्लिश में हैथ लिखते थे, अब हैड। नॉट सीन दी यानी कि तुम्हें, आफ्टर अमिड, अमिड का मतलब है दरमियान में, दाई स्टोर। वो कह रहा है कि जब तुम्हें किसने नहीं देखा अनाज के भंडार के दरमियान में, तुम्हें अक्सर किसने नहीं देखा होगा। समटाइम्स whoever seeks abroad may find, समटाइम बाज़ौकात whoever कोई भी seeks अगर तलाश करे, बाहर निकले, abroad यानी कि बाहर निकले, abroad का मतलब ये नहीं कि बाहर के मुल्क यानी कि बाहर खेतों की तरफ चले, तो may find वो देख सकता है, तुम्हें ढूंढ सकता है। दी सिटिंग के यू सिटिंग तुम बैठी होती हो केयरलेस बिल्कुल बेफिक्री में, ऑन अ ग्रैनरी फ्लोर गंदम के ढेर के पास। जी, ऑटम को बताया जा रहा है कि तुम गंदम के ढेर के पास बैठे हुए तुम्हें तो देखा जा सकता है। दाई हेयर यानी कि तुम्हारे बाल, सॉफ्ट लिफ्टेड जब उड़ते हैं, बाय द विनोइंग विंड, विनोइंग विंड का मतलब है जर्रे वरी हवा। जब ये अनाज के खेतों में अनाज को वो जैसे छानने के साथ छानते हैं, तो वो एक औरत छानती है तो वो ऑफ कोर्स लिटिल मूवमेंट होती है, और उसको छानते हुए उसके बाल थोड़े से जो हैं वो हवा में लहराते हैं। तो वो बता रहे हैं कि उसमें उस वक़्त गंदम के ढेर में तुम्हें देखा जा सकता है, और तुम्हारे उस वक्त जो है सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, तुम्हारे ज़र्रेवरी हवा से जो है बाल भी हिल रहे होते हैं। और ऑन अ हाफ रीप, और ऑन अ हाफ रीप फरो साउंड स्लीप। अच्छा, ये फरो का ये है कि जब खेतों में हल चलाया जाता है ना, तो वो हल चलाने से क्या होता है, वो जहाँ जहाँ से हल गुजरता है तो वहाँ पे जैसे ट्रैक नहीं बन जाता, लाइंस बन जाती हैं, तो उसको फरो कहते हैं। तो वो कहता है यहाँ पे तुम्हें देखा जा सकता है ऑन अ हाफ रीप, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जिस तरह सारा दिन बंदा काम करके थक नहीं जाता, इसी तरह तुम भी सारा दिन काम करके जब थक जाती हो तो हाफ रीप फरो के तुम उस फरो पे बैठ जाती हो और सो जाती हो।
ड्राउज्ड और थोड़ी सी ड्राउजी हो जाती हो, यानी मदहोश सी, यानी गनुदगी से तुम्हें नींद आ जाती है। विद द फ्यूम ऑफ पपीज, यानी कि साथ ही खेत होते हैं जी पपीज के, तो उनकी वो पपीज एक ऐसा पौधा है ना जिसकी खुशबू जो है वो लाइक अ फ्यूम जैसे गनुदगी का बायस बनती है। तो उसको जब तुम स्मेल करती हो और ऊपर से तुम्हें थकावट भी होती है, तो तुम उस फर पे यानी उस फुर्रों पे आधा काम छोड़ के सो जाती हो। वाइल द दाई हुक, और तुम्हारी जो हुक है यानी द्रांति जो है ना तुम्हारी, स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेथ, उससे बच जाते हैं। स्पेयर यानी बच जाते हैं, द नेक्स्ट स्वेथ यानी नेक्स्ट कॉर्न, यानी कि वो काट रही थी ना, तो वो रास्ते आधे काम करते हुए उसमें गरूदगी, सारे दिन की थकावट प्लस पपीज की फ्यूम, तो ये चीज़ों ने मिलकर उसको गनूदगी यानी ड्राउजिंग कंडीशन हो गई और वो सो गई। तो उसकी गद्रांति से हुक से क्या हुआ, स्पेयर बच जाता है। द नेक्स्ट स्वेथ, नेक्स्ट कॉर्न यानी अगली फसल ये कॉर्न की जो है ना कटने से बच जाती है। एंड ऑल इट्स ट्विंड फ्लावर्स, और बाकी के फूल भी जो फ्लावर्स हैं वो भी बच जाते हैं। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दो डोस्ट कीप, और कहता है समटाइम तुम्हें देखा जा सकता है लाइक अ ग्लीनर, लाइक अ ग्लीनर यानी कि जैसे फसल कट जाने के बाद उसको काट के तो फिर उसका तिनका तिनका फसल इकट्ठी नहीं की जाती है, तो तुम ग्लीनर के एज उधर काम कर रही होती हो, ठीक है, गंदम जमा कर रही होती हो। स्टडी दाए लैडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक, और फिर तुम स्टडी यानी कि स्टडी यहाँ पे मतलब आएगा जिस तरह वो गंदम के खेत कट जाने के बाद गंदम को ग्लीनिंग यानी इकट्ठा करके तिनका तिनका बाइंड अप करके तो वो सरों पे नहीं औरतें रख के फसलों में चलती हैं। तो ये देखें आपको यहाँ पे सिनेरियो दिया जा रहा है कि पूरा सीन जो है इतनी पिक्चोरिकल इनकी पोइम है कि हमारे सामने एक खेतों का सीन आ गया कि एक औरत गंदम के कट जाने के बाद उसको इकट्ठा करके सर पे रखती है, तो स्टेडी यानी कि उसको बैलेंस करती है अपने सर पे। दाए लैडन हेड, अपने सर पे ऊपर फिर उसको लादती है। क्रोज अ ब्रूक, और फिर वो नदी नालों के, ब्रूक का मतलब यहाँ पे नदी है, नदी या वो जो खेतों के दरमियान में जो छोटे छोटे नाले नहीं होते हैं, फिर तुम उनको पार करते हुए स्टेडी यानी बैलेंस करके तो चलना शुरू कर देती हो, यानी ऑफ कोर्स वो घर की तरफ फिर जा रही होगी। और बाया साइडर प्रेस, फिर रास्ते में चलते चलते उसको साइडर प्रेस, सेब का जूस बनाने वाला एक जो है जी नजर आ जाता है। विद पेशेंट लुक, तो तुम उसको खड़ी होकर पेशेंट लुक बड़े सब्र से देखना शुरू कर देती हो, यानी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हो। दो वॉचेस्ट द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स, दो यहाँ तक कि तुम वॉचेस्ट उसको वॉच करती हो, खड़े होके वॉच करना यानी खड़े होकर देखना। द लास्ट ओजिंग, आखिरी कतरे तक, जब तक वो जूस बना रहा होता है ना, तो उसके आवर्स बाय आवर्स उसको टाइम टू टाइम उसको देखती हूँ। तो ये इसके थर्ड स्टेंजा था जिसमें इसने एक पर्सोनिफाई किया है ऑटम को, और इसके चार मुख्तलिफ जो है करेक्टर दिखाए हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि उसमें हार्वेस्टिंग भी है, रीपर भी है, ग्लीनर भी है, साइडर प्रेस भी है। तो यहाँ पे विजुअल इमेजरी मिलती है। और देखें पेस्टोरल जो है रोमांटिक जितने भी पोइट्स हैं वो देहाती इलाकों की ये जो पेस्टोरल सीन है इनको जो है बयान करते हैं अपनी पोइट्री में। Now let's go on the third last stanza of the Ode to Autumn, and आखिरी तीसरे और आखिरी जो बंद में ना शायर मौसम ख़ज़ा की जो ऑटो ऑटम है ना, इसको जो है ना मोटिवेट कर रहा है, इसकी हौसला अफजाई करेगा इसको, यानी ऑटो ऑटम को तो कोई भी पोइट इतना एडमायर नहीं करता, लेकिन जॉन कीट्स ने किया। अच्छा यहाँ पे जो है ना जॉन कीट्स इसकी हौसला अफजाई करेंगे। इन दिस स्टेंजा यू विल फाइंड आउट दैट द पोएट अपीयर्स एज अ ग्रेट चैंपियन ऑफ द ब्यूटी एंड चार्म ऑफ ऑटम, उसको मोटिवेट करेंगे। वो कहेगा फर्स्ट लाइन में भी देख लें कि बता रहा है वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, कहाँ गए मौसम बहार के नगमे, सॉन्ग्स वेयर आर दे, कहाँ हैं वो। थिंक नॉट ऑफ देम, मत सोचो उनके बारे में। दो हैस्ट दाई म्यूजिक टू, ये कितनी खूबसूरत उन्होंने लाइन बोली, उन्होंने कहा दो यानी कि यू हैड या हैव, दाई योर म्यूजिक टू, तुम्हारा तो अपना एक म्यूजिक है, तुम्हारा अपना एक मकाम है, तुम्हारा अपना एक चाम है, तुम्हारी अपनी एक अट्रैक्शन है, तुम्हारी अपनी एक ब्यूटी है। वो कहते हैं वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर दे,
थिंक नॉट ऑफ दैम दो हैज thy म्यूजिक टू। यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि तुम्हें बहार के नगमों को सोचने की या उनको उनके ऊपर नज़र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा तो अपना, तुम ऑटम हो, तुम्हारा तो अपना एक म्यूज़िक है, तुम्हारी तो अपनी एक, जो कि हम जिस तरह हम कहते नहीं है, तुम्हारा अपना एक मकाम है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने उसको हौसला अफजाई की है या मोटिवेट किया है या एडमायर किया। वाइल बियर्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मौसम ख़ज़ा में ना पट्टीदार बादल जो होते हैं ना, बियर्ड क्लाउड्स, आंखों को भली लगने वाली शाम, सॉफ्ट डाइंग डे, आंखों को भली लगने वाली शाम, जब हल्की हल्की शाम हो जाती है तो क्या होता है, एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विद रोजी ब्लू, तो वो टच करती है। मैंने ये सेंसुअस यहाँ पे इमेजरी इफेक्ट दे रहे हैं। सेंसुअस मीन कि ये हमें इनकी पोइट्री के थ्रू हमें इनकी जो सेंसुअस है ना, इस हमारी 5 सेंसेस, सूंघने, टेस्ट, हियरिंग, स्मेल, ये हमें इनकी पोइट्री से जो है ना मिलता है कि ये ना हमें पता लग जाता है कि सेंसुअस एबिलिटी है इनमें कि यहाँ से ये इंसान ये बेशक फूलों का खुशबू का दें या फिर हमें सीनरी दिखाएं, हम अपनी आंख से पोइट की पोइट्री के थ्रू हम उन पोइट की पोइट्री की आंख से हम उसको देख भी सकते हैं। जिस तरह इन्होंने सेकंड स्टैंजा में पेस्टोरल एक सीन दिखाया कि वो पर्सोनिफाई किया उसके करैक्टर को। अभी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि शाम जब भली लगती है, जब थोड़ा सा दिन ढलता है और धूप निकलती है और जो बादल हैं वो भी जो है ना थोड़े से छा जाते हैं। तो एंड टच द स्टेबल, टच यानी सेंसुअस ये इफेक्ट दे गए हैं। द स्टेबल प्लेन्स, जो वो शाम है और वो जो सूरज का ढलना है और वो जो बादल हैं वो जब टच करते हैं ना स्टेबल प्लेन्स को, इन खेतों को, विद रोजी हु यानी कि गुलाबी झलक, गुलाबी रंग से। आसमान में जब शाम का वक्त होता है, सूरज गरूब हो रहा होता है, तो उस वक्त उसके कलर जो निकल रहे होते हैं वो यही होते हैं ना, हल्का हल्का पिंक सा, ऑरेंज सा, हल्का सा। तो वो बता रहे हैं कि वो प्लेन्स को यानी इन मैदानों को जब टच करते हैं ना, देन इन अ वे फुल कॉर द स्मेल नीड्स मोन, तो फिर क्या शुरू कर देते हैं, वेलफुल मातमी गाना, कोर गाना शुरू कर देते हैं। कौन? स्मॉल नेट्स, ये कीड़े जो होते हैं ना, मोर्न करना, इनके ये नेट्स को हशरात कह लें, भंवरें कह लें या मच्छर कह लें, ये फिर वो ना उस वक्त ये निकल, ऑफ कोर्स वो फिर गर्मी की भी शिद्दत कम हो जाती है तो ये कीड़े खचरात बाहर आ जाते हैं। तो इनकी ना खुली जगहों पे जो है मैदानों में ज़्यादा आवाज़ आती है, ये नेट्स यानी जिसको टिड्डी भी कहते हैं। तो अमंग द रिवर सैलोज बोन अलोफ्ट, तो क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि दरिया के साथ साथ जो है ना और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाई, ऐसा लगता है कि मातमी गाने वो पतंगे या वो जो है ना वो गाना शुरू कर देते हैं। और जब हवा की तेज़ी कम होती है या रुक जाती है ना, तो इन पतंगों को वो नीचे ले आती है। ये क्या कहते हैं, हवा की तेज़ी कम होती है तो वो पतंगे जो है ना नीचे आ जाते हैं और उनकी आवाज़ ज़्यादा क्लियर हो जाती है, क्लियर हो जाती है। एंड फुल ग्राउंड लैम्प लाउड ब्लीट, और उसमें क्या होता है, लैम्प्स जो भेड़ बकरी है ना, लाउड ब्लीट, वो भी चहचहाना, ये उनकी भी मेमनों की भी आवाज़ आना शुरू होती है, ब्लीट। इन्होंने यहाँ पे ओनोमोटोपिया दे दिया, यानी कि यहाँ पे आवाज़ बता रहे हैं कि लाउड भेड़ बकरियां जब वो बोलती हैं, तो यहाँ पे इस टेक्निक को, इस लिटरेरी टर्म को जो है ना हम ओनोमोटोपिया कहते हैं। फ्रॉम हिली बोन, वो कहते हैं टालों से या डहलवानों से फिर वो जो मेमने हैं वो उनकी भी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कौन सा वक्त चल रहा है? ये वक्त चल रहा है जब मौसम ख़ज़ा में पट्टीदार बादल जो हैं, आंखों को भले लगने वाली जो शाम है, जब वो छाती है तो कटी हुई फसल खेतों में जो है उसमें क्या होता है कि रोज़ी ह्यू यानी कि रंग बिखेर देती है। हल्की सी सुर्खी, जो सुर्खी माइल जो है ना, वो फिर किसको टच करती है, वो दरख्तों के दरमियान जब तेज़ हवा चलती है तो वो मातमी जो गीत गाने वाले पतंगे होते हैं ना, नेट्स, उनकी जो टोली है वो क्या करते हैं, बोर्न अलोफ्ट,
वो उनको हवा की तेज़ी कम होने के साथ साथ जब रुकना शुरू होती है तो ये पतंगे ऊपर जो होते हैं वो आहिस्ता 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 नीचे आते हैं, उनकी आवाज़ ज़्यादा क्लियर सुनाई देने लग जाती है। और जो भेड़ बकरियां हैं ना, ये भी, इनके जो बच्चे हैं लैम्स, वो भी पहाड़ी के किनारे यानी कि हिली बोन पर ऊंची आवाज़ में जो है मैं करते हैं, मिमनाते हैं। झाड़ियों में रहने वाले जो झींगरे हैं वो भी गीत गाने शुरू कर देते हैं। और फिर नरम तीखी आवाज़, द हेज क्रिकेट सिंग, ये क्रिकेट वही है, कीड़े और जिनको ग्रास ऊपर भी कहते हैं। एंड नाउ विद टेरेबल सॉफ्ट, फिर वो ऊंची आवाज़ में ट्रेबल सॉफ्ट यानी ऊंची आवाज़ में उनकी नीचे जो आ जाते हैं तो आवाज़ ऊंची हो जाती है। द रेड प्रीस्ट, ये एक खूबसूरत सा छोटा सा परिंदा है, वो जैसी चिड़िया है उसी तरह का ये परिंदा होता है। विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, वो भी साथ वाले बाग से उसकी भी चहचहाने की आवाज़ आती है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर, और जो गैदरिंग स्वेलोज यानी अब स्वेलो भी वो परिंदा है बबील जिसको कहती हैं, वो भी इकट्ठे होके गाना शुरू कर देते हैं। ट्विटर का मतलब है चहचहाना शुरू कर देते हैं। ये सारा ओनोमोटोपिया इन द स्काई, दरख्त पर, स्काई पर, आसमान पर। तो ये सारा यहाँ पे जितनी आवाज़ें हैं, ये स्वेलोज ट्विटरिंग और ये रेड ब्रीज की विस्लिंग, लैम्स का ब्लीड करना, ये सब जो है ओनोमोटापिया है, यानी कि ओनोमोटापिया यानी कि आवाज़ों की आवाज़ें बताई गई हैं मुख्तलिफ हशरात की और जानवरों की भी। तो ऑल दीज एक्टिविटीज़ एक्चुअली बिलोंग टू ओनली टू ऑटम। उनके कहने का शायर का मतलब ये है कि ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ना, ये ऑटम से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पे जॉन कीट्स ने सेकंड जनरेशन के जो पोइट हैं, रोमांटिक सेकंड जनरेशन के, इन्होंने ऑटम को बड़े बखूबी जो है उसको एडमायर किया है और बताया है उसकी करैक्टरिस्टिक्स, जो कि बाकी किसी पोइट ने नहीं बताई। तो आई होप you got a point, and do subscribe, and if you have some point, do share with me on my channel, do comment. Thank you very much. Stay blessed.